और दौसा में अपहरण कर महिला से की गई दरिंदगी। शव को केमिकल से जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तुंगा थाना क्षेत्र में महिला का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। अब साहब इसका ये बस्सी से बस में बैठ के सोंदड़ तक आ गई। फिर सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज आओ ना उमें सोंदड़ आके उतर गई बच्ची। और सोंदड़ से फिर कोई गाड़ी है एक, तो उस गाड़ी में बैठाई है, वहाँ से गायब है। घर पहुँची नहीं है गोपालपुरा। कहाँ डेड बॉडी कहाँ मिली? डेड बॉडी पुलिस के अनुसार ये वहाँ है गुड्डा लालगढ़ के पास गुड्डा में कुएं में। देखिए 24 तारीख को एक एमपीआर दर्ज हुई थी थाने में, तो उसकी तलाश के बाद में जो पुलिस ने इस महिला है बादाम, इसकी तलाश के बाद में इसको एक कुएं में डेड बॉडी को रिकवर की है। और इस संबंध में जो आपराधिक अभियोग दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी सूरत होगी कार्रवाई। धौलपुर में हुई चाकूबाजी। रोडवेज बस चालक को निजी बस संचालक ने चाकू मारा। सवारियां बैठाने को लेकर विवाद था। रोडवेज कर्मियों में घटना को लेकर आक्रोश। रोडवेज कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। निहालगंज पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। रोडवेज बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालोर में सोने के बिस्किट बरामद किए गए। युवक से ये सोने के बिस्किट बरामद किए गए। 250 ग्राम सोने के बिस्किट के साथ उसे पकड़ा गया। करीब 14 लाख रुपए का सोना बताया जा रहा है। आहोर में संदिग्ध अवस्था में युवक घूम रहा था। गुजरात का रहने वाला युवक, सोने का बिल नहीं होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जालोर के भीनमाल के राजकीय अस्पताल परिसर से बाइक चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद कर ली। दरअसल आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर 24 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगा लिया। और ये वो तस्वीरें सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुई बाइक चोरी करते हुए। पुलिस ने इसी तस्वीर के आधार पर चोर को पकड़ लिया। इसकी पहचान कर ली गई। और जोधपुर पुलिस ने बदमाशों का गांव में जुलूस निकाला। चेराई गांव की गलियों में बदमाशों का जुलूस निकाला गया। गांव वालों में बदमाशों की दहशत थी, उसे कम करने की कोशिश थी। दुकानदार को धमकाने का मामला था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हफ्ता तय करने का बदमाशों ने अल्टीमेटम दिया था। ओसिया पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और जिन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था उनको भरे बाजार उनका जुलूस निकाला गया। और बुलेटिन में अब बात करेंगे आग के तांडव की। पहली तस्वीर सिरोही से, जहां केशवगंज रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन में आग लग गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर से, जहां आज जंगल में आग लगने से सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए। तीसरी तस्वीर उदयपुर से, जहां गुलाब बाग परिसर में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। चौथी और आखिरी तस्वीर झालावाड़ से, जहां आग ने जंगल के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और सिरोही में आग का तांडव देखने को मिला। केशवगंज रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन में आग लग गई। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। पिंडवाड़ा थाना इलाके की यह घटना है। ये डीजल इंजन था। देर रात इसमें आग लग गई। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया। 3 घंटे के अंदर अंदर इस आग पर काबू पाया गया। डीजल इंजन था जिसमें आग लगी।
बीकानेर में बज्जू के चारणवाला ब्रांच क्षेत्र में आज जंगल में आग लगने से सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए। आरडी 37 से आरडी 40 के बीच ये आग लगी थी। आग लगने से सफेदा, रोइडा, खिजड़ी, कीकर के करीब 500 पेड़ जल गए। घटना की सूचना मिलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। बीकानेर से दमकल को भी मौके के लिए रवाना किया गया, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बढ़ती गर्मी के साथ उदयपुर में आग लगने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को गुलाब बाग परिसर में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुछ दिनों पहले भी सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लग गई थी। वो आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। वहीं 2 दिन पहले ही प्रताप गौरव केंद्र के पीछे पहाड़ियों पर आग लग गई थी। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के लोहारिया के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने थोड़ी देर में आग ने जंगल के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जंगल में कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलते डग से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दमकल को सूचना दी। बाद में मौके पर भवानी मंडी, पिंडावा और भैंसोदा मंडी से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जयपुर सांगानेर सदर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेलर टैंकर में भिड़ंत के बाद आग लगी। भीषण आग में टैंकर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। देर रात सीताराम टोल प्लाजा के पास की घटना है। टक्कर के बाद केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई। केबिन में फंसने से टैंकर चालक की जलने से मौत हो गई। 4 दमकलों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। और बीकानेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से नशे की 17,500 टैबलेट बरामद की गई। दरअसल पुलिस बीकानेर छत्तरगढ़ हाईवे पर गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी की तलाशी में 17,500 नशीली ट्रामाडोल टैबलेट मिली। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी में बैठे कुलवंत और गुरविंदर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पेपर खराब होने की वजह से तनाव में आई 9वीं क्लास की एक लड़की बिन बताए दिल्ली से कोटा पहुंच गई। हालांकि कोटा में आरपीएफ जवानों ने उसे दस्तयाब कर लिया। लड़की का कहना है कि वो बिहार के छोटे से गांव की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। उसके पिता गार्ड की नौकरी करते हैं। लड़की का ये कहना था कि उसकी मां ने कहा था कि अगर वो फेल हो गई तो उसे बिहार वापस भेज दिया जाएगा। इसी डर से वो पेपर खराब होने के बाद दिल्ली से कोटा के लिए रवाना हो गई। 15 वर्षीय है, दिल्ली की रहने वाली मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे राजकीय बालिका गृह में अंतर्गत स्थायी आश्रय दिया गया है। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वो 9वीं कक्षा में पढ़ती है और परीक्षा के दौरान उसके पेपर भली प्रकार नहीं हो पाए हैं और उसे फेल होने की पूरी आशंका है। माता पिता की डांट के डर से वो कल अपने घर से रवाना होकर के ट्रेन में बैठ गई और उसके पास 1000 रुपये जो पॉकेट मनी थे वो लेकर के चली थी, किंतु विदाउट टिकट होने पर टीटी ने उसे रोक लिया और आरपीएफ को बुलाकर उनके सपुर्द कर दिया। आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन को कॉल किया। चाइल्ड लाइन उसे बालिका को मेरे समक्ष लेकर के आई और मैंने उसके संरक्षण के लिए आदेश किए। कोटपुतली के परागपुरा इलाके के पावर ग्रिड में सीमेंट मिक्सर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया और इस घटना से गुस्साए ग्रामीण और मृतक मजदूरों के परिजन पावर ग्रिड के बाहर शव लेकर धरने पर बैठ गए। कई घंटों की मुशक्कत के बाद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्साए लोगों को शांत करवाया और प्रशासन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया कि पीड़ित को आर्थिक सहायता और नौकरी जरूर मिलेगी। इसके बाद ही नाराज लोग मजदूरों का शव उठाने के लिए तैयार हुए।
और भरतपुर में सीएचए को समर्थन मिला। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का समर्थन। सीएचए के समर्थन में उतरा सर्व समाज। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वापस नौकरी पर लगाने की मांग की जा रही है। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नेताओं और कई संगठनों ने समर्थन दिया। तो अब कोविड सहायकों की आवाज भरतपुर तक पहुंची है और भरतपुर में कई संगठनों ने सीएचए को समर्थन दिया है। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की गई है और जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन किया गया। भरतपुर का सर्व समाज करे पुकार, भरतपुर की जनता करे पुकार, भरतपुर की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, कौन कौन से संगठन हैं जो कोविड सहायकों के साथ आए हैं? कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के अलावा क्या ये जयपुर भी पहुंचेंगे उनके समर्थन के लिए? आसिफ, लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो नौकरी वापसी की मांग है वो अब तेज होती जा रही है और ऐसे में भरतपुर में सर्व समाज के जो लोग हैं वो अब इनके साथ आए हैं, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष हों या फिर समाज के अध्यक्ष हों। जैसे में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी कई पार्षद हैं जो इनके साथ में अब कलेक्ट्रेट कार्यालय पर देखने को मिले और उन्होंने प्रदर्शन किया है कि इनको जो है वापस नौकरी पर लगाया जाए और संविदा का जो 2022 का कैडर है उसमें इनको शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना का काल था, जब लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस दौरान इन्होंने समाज की सेवा की थी और लगातार सरकार के साथ में अपनी जो भूमिका थी वो निभाई थी। लेकिन अब सरकार ने इनको नौकरी से हटा दिया है। लगातार उसको लेकर के कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जो जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ में सर्व समाज आगे आया है और भरतपुर से इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने एडीएम प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इनको वापसी नौकरी पर लाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि अगर इनको जो है जल्द नौकरी पर वापस नहीं लाया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ जयपुर में मौजूद होकर के धरना देंगे। उन्होंने कहा है कि अब ये भरतपुर से सर्व समाज की शुरुआत हुई है और सभी जिलों के जो लोग हैं अब इसमें आगे आएंगे और सर्व समाज के द्वारा सभी जिलों और ब्लॉक स्तरों पर जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल दीपक, अब जब भरतपुर में इसकी शुरुआत हुई है तो उम्मीद है, कोविड सहायकों का भी ये कहना है कि पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन जो है आप देखने को मिलेंगे। शुरुआत भरतपुर से हो चुकी है, आने वाले समय में भरतपुर के करीबी जिलों में भी जो है वो इस तरीके के ज्ञापन वाले कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। दीपक, देखिए, बिल्कुल संभाग स्तरीय जिला है भरतपुर और यहाँ पर सर्व समाज के काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आज पहुंचे थे। ऐसे में संभाग के जो जिलाध्यक्ष हैं समाजों के, चाहे वो जाटव समाज के हों, चाहे वो सैनी समाज के हों, चाहे दूसरी समाज के अध्यक्ष हों, उन्होंने यहाँ से शुरुआत की है। तो उन्होंने अन्य जो जिले के अध्यक्ष हैं उनको भी मैसेज किया है कि आप कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ मिलकर के आगे आए और इनको जो है इनके साथ में खड़े होकर सरकार के इनको जो है दोबारा नौकरी पर वापस लाने की जो मांग है उनमें इनका साथ दें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल में एक मेहनत की थी उस मेहनत के साथ ही सर्व समाज इनके साथ आया है। सर्व समाज के लोगों का कहना है कि जब इन्होंने देखा था कि जब कोरोना काल में लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे, एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बना रहे थे, उस दौरान इन्होंने घर घर जाकर के वैक्सीन लगाई थी और जो कोविड पेशेंट थे उनको अस्पतालों तक पहुंचाया था। तो कहीं ना कहीं अब सर्व समाज का इनको जो है सहमति मिली है और सर्व समाज के लोग आगे आए। तो अब इनको भी उम्मीद है कि जो सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही थी, अब शायद सरकार इनकी मांग मान जाए और इनको वापस से नौकरी पर जो है लाने के जो है प्रयास किए जाए। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और झुंझुनू से भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की एक बार फिर से जुबान फिसल गई है। नरेंद्र कुमार खीचड़ ने खुद के अभिनंदन समारोह में खुद की पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान कार्यकर्ताओं से कर दिया है। दरअसल झुंझुनू के मंडावा कस्बे में गणेश मंदिर के पास बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस अभिनंदन समारोह में नरेंद्र कुमार ने कहा कि सबको एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़कर फेंकना है। उन्होंने इस दौरान करौली मसले पर पहले राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बाद में
एकजुट होकर कांग्रेस को झुंझुनू जिले से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इसी आह्वान को दोहराते समय सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की जुबान फिसल गई और वो कांग्रेस की जगह बीजेपी बोल गए। कुछ भी कर दें 1.5 साल में, 3.5 साल में कुछ किया नहीं। कोरोना में कांग्रेस ने किसी ने मदद की हो तो बता दो, किसी कार्यकर्ता ने मदद किया तो बता दो। सुख का सामान पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रोटी खाना बना करके देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हॉस्पिटलों में जाने का काम जो जिसका था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आईपीएल का रोमांच इन दिनों चरम पर है और उधर सट्टे का बाजार भी खूब फल फूल रहा है। लेकिन इस बार सट्टे का जो ऑनलाइन गेम चल रहा है उसकी वजह से सटोरियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। देखिए सट्टे का नया कोडवर्ड। दुबई से आती है कॉल, शुरू हो जाता है खेल। एक्शन के साथ ही लगने लगती है बोली। आईपीएल के हर मैच पर करोड़ों का लग रहा है सट्टा। बदलते वक्त में सट्टे का वो पुराना तरीका पूरी तरह से आउट ऑफ मार्केट हो गया है। अब बुकी से लेकर सटोरिये तक नई तकनीक के सहारे आईपीएल के हर मैच में करोड़ों का सट्टा लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का कारोबार अब ऑनलाइन हो गया है और सोशल मीडिया एप्स के जरिए ये काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले सट्टे का ये काला खेल होटल, फार्म हाउस और रिसोर्ट्स में उन बंद दरवाजों के पीछे चलता था जहां तक पुलिस आसानी से पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन अब ये खेल दुबई से ऑनलाइन चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईपीएल के हर मैच में हार जीत का भाव लगाया जा रहा है। ये भाव मैच शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है और टॉस होने तक ये भाव 5 से 10 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का नया कोड वर्ड। दुबई से चलता है सट्टे का भाव। बुकीज के जरिए फंटरों को दी जाती है लाइन। भाव लगाने वाले लोगों को फंटर कहा जाता है। एक अटैची में करीब 50 फोन को आपस में जोड़ा जाता है। सट्टे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल होता है। फोन में दुबई से जो भाव आता है वो सुनाई देता है। दुबई से भाव आने पर शहर शहर फंटरों को बताया जाता है। सट्टे के इस खेल में एक भाव लगाना होता है, दूसरा खाना होता है। आम बोलचाल में इस कोड वर्ड को खाई वाली कहते हैं। मैच के दौरान सट्टे का कारोबार सेशन में चलता है। 6 ओवर से 20 ओवर तक का होता है एक सेशन। हर बॉल रन बनने और विकेट गिरने पर बदलता है भाव। बड़े सटोरिये सिर्फ सेशन पर ही सट्टा लगाते हैं। सट्टे के लेन देन का टाइम भी पहले से तय होता है। मैच खत्म होने के बाद पेमेंट किया जाता है। रकम बड़ी होने पर पेमेंट हवाला से होता है। छोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है। सट्टा खेलने के लिए सोशल मीडिया पर ऐप भी हैं। बुकीज भी सट्टे के लिए लिंक भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐप दुबई से ऑपरेट होते हैं। आईडी के लिए 10 या 20 हजार का सट्टा लगाना होता है। नई तकनीक के जरिए चल रहे सट्टे के सामने पुरानी तकनीक पर काम कर रहे पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस साल अब तक सटोरियों के खिलाफ महज 5 बार कार्रवाई हुई है, जबकि आईपीएल के सीजन में हर मैच पर प्रदेश में करोड़ों का सट्टा लग रहा है। और तो और नई तकनीक होने की वजह से स्टूडेंट भी अब सटोरियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल जयपुर के परकोटा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्याएं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। यूनेस्को के विजिट और सुझाव पर अमल के लिए प्रशासन ने कवायद तो शुरू कर दी, लेकिन हेरिटेज बायलॉज की पालना पर सख्ती के बिना इसका संरक्षण मुश्किल है। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
यूनेस्को की विश्व विरासत जयपुर के परकोटे में अतिक्रमण और हेरिटेज इमारतों का संरक्षण किस रूप में पूरा किया जा रहा है, इसे लेकर यूनेस्को की रिपोर्ट के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। बीते दिनों यूनेस्को विजिट के दौरान हेरिटेज क्षेत्र में अतिक्रमण और परकोटा के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ बड़े स्तर पर उजागर हुई। ड्रोन सर्वे में सामने आया कि परकोटा इलाका 90% अतिक्रमण और अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुका है। 9 दिन की रिव्यू के बाद में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी है सरकार को, और अभी आएगी और अभी भेजी भी है रिकमेंडेशन। तो उस रिकमेंडेशन में जो मोटी बात है तो उस समय भी हमारे सामने भी आ गई थी। उनका ये था कि अगर इस हेरिटेज के स्वरूप को बनाए रखना है तो अतिक्रमण पर उनका थ्रस्ट बहुत था कि अतिक्रमण हटाया जाए। परकोटा की दीवार को बचाने और उन तमाम पुरानी हवेलियों को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं जो वास्तुकाल के नायाब नमूने हैं। जयपुर की स्थापना के दौरान बनाए गए परकोटे की दीवार सुरक्षा के साथ ही नगर सीमा को तय करने और एक व्यवस्था को बनाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ के ऐतिहासिक बुर्जुनुमा दरवाजे, 9 चौकड़ी, 3 चौपर, मुख्य बाजारों के बरामदे की वजह से ही इसे विश्व विरासत का खिताब मिला था। अब प्रशासन भी एक्शन में है। परकोटे की दीवार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए DPR तैयार कराई गई है। सबसे बड़ी बात इसका देखा कि आप चौकड़ी वाइज आप अगर उसका मॉनिटरिंग करेंगे तो ज़्यादा सही उसका हो सकता है। और एक अलग से अगर कोई प्राधिकरण बने या इस क्षेत्र के लिए अलग से ही कोई स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैन पावर हो जाए तो उनका देखने का अच्छा हो जाएगा। और सरकार ने भी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे 10 करोड़ की एक बड़ी राशि दी है। हाल ही में जयपुर हेरिटेज संरक्षण को लेकर स्वतः शासन विभाग से लेकर हेरिटेज नगर निगम तक के सभी अधिकारियों ने इस पर मंथन शुरू कर इन सुझावों को लागू करने पर गंभीरता बरतने को कहा है, जिसे लेकर हेरिटेज निगम भी गंभीर है। परकोटे की जो चौकड़ियाँ है मोदी खाना विश्वेश्वर जी, वो पूरी उन्होंने घूमी है और हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य देखे हैं और कुछ व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट है। कुछ व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कई सारा फीडबैक दिया है जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ यूरोप में फॉलो होता है। तो उसमें हमने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि जो भी तरीका हो सकता है यहाँ पे लोगों को इंसेंटिवाइज करने का, और यहाँ के जयपुर के विरासत को उन्होंने जो है वो यूरोप की विरासत से बेटर बताया है। बहरहाल जयपुर की विश्व विरासत का किताब बचाने के लिए प्रशासन को अब दिन रात एक करके मेहनत करने की जरूरत है। सरकार तक पहुंचाए गए इन सुझाव को अमल में लाने की जरूरत है, तब जाकर कहीं गुलाबी नगरी का स्वरूप बरकरार रह पाएगा। महेश दाधिश, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।